हेलो दोस्तों, मैं लॉलेस श्रीवास फिर से एक बार लॉलेस मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम ज्योमेट्री, लाइन है ना, और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सभी चीजों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। ये मान लीजिएगा कि आज का क्लास जो है बहुत ही गजब का होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल निचोड़ कर बताने वाला हूँ। क्लियर है? तो कंटिन्यू बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो आज का सवाल हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुत ही गजब का सवाल है। यदि एग्जाम में सवाल बनेगा तो इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ध्यान समझिएगा। आज का पहला सवाल, उसके क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर को है ना नजरअंदाज करिएगा। ध्यान देना, पहला सवाल, सही कथन का चयन करने के लिए हमको बोल दिया गया है। हमारे पास यहाँ पर 4 कथन दिया गया है। इन 4 कथनों में से हो सकता है कुछ कथन गलत हो और हो सकता है कुछ कथन सही होगा ही भाई, कुछ कथन सही। सिंपल सी बात है। अब पहला कथन है मेरे प्यारे दोस्तों, समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत होते हैं बोला गया है। अब समचतुर्भुज होता क्या है? तो हम कहेंगे ऐसे चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो लेकिन कोण का मान एक जैसा ना हो या कोण का मान समान ना हो, हम क्या कहेंगे उसको? भाई समचतुर्भुज बोलेंगे। ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी और डी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का माप एक जैसे होता है। यदि मान लेते हैं ये वाली भुजा का मान, बीसी भुजा का माप यदि ए का है तो हम कहेंगे बीसी भुजा भी ए माप का होगा, ए बी भुजा भी हमारे पास ए माप का होगा, उसी प्रकार एडी भुजा भी हमारे पास क्या होगा? ए माप का होगा। अब यदि मान लो यहाँ पर मैं विकर्ण डायगोनल डालना चाहूं तो ये मेरा एक डायगोनल होगा, है ना, एसी एक डायगोनल होगा, और दूसरा विकर्ण जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा? हमारे पास डीबी होगा। अब ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पर लंबाई प्रत्येक भुजा का एक जैसे है, इसलिए जो डायगोनल होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या करेगा? कोण को समद्विभाजित करेगा, है ना। कोण को क्या करेगा? समद्विभाजित करने का काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। और यदि एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा तो हम कहेंगे ये पहला डायगोनल 1 हमारे पास, उसी प्रकार ये दूसरा जो होगा ये हमारे पास डायगोनल 2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे यदि एंगल बाइसेक्टर होता है तो ध्यान देना, एंगल बाइसेक्टर होने के कारण और भुजा समान होने के कारण हमेशा जो विकर्ण जो होते हैं यहाँ पर लंब का काम करता है। इसलिए हम कहेंगे कि भाई डायगोनल 1 है ना, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है डायगोनल 2 के। मतलब डायगोनल 1 और डायगोनल 2 एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? लंबवत होते हैं। मतलब हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पर देख पाएंगे। किनको? विकर्ण एक और विकर्ण दोनों को। मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। और यदि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो उसी चीज को हम कहेंगे कि भाई दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे? लंबवत होंगे। तो इस आधार पर देखा जाए तो पहला कथन हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं बोला गया है। अब आयत से आप सभी लोग अवगत हो कि आयत क्या होता है भाई? जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, और साथ में प्रत्येक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का हो, है ना। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा, और आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार ये भुजा आपस में बराबर होंगे। इसको हम जनरली लंबाई बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई। तो ये भी लंबाई होता है और ये भी हमारे पास क्या होता है? चौड़ाई होता है। अब ध्यान देना, यदि 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर एक विकर्ण डाल दिया जाए इस प्रकार से, ये मैंने कहा कि एक आयत है एबीसी, है ना, जिसका पहला विकर्ण हम खींच दिए कौन सा? ए से सी। तो आप कहोगे लंबाई हमारे पास लंब का और बेस जो है हमारे पास बी जो है आधार का काम करेगा, तो कर्ण क्या ये नहीं होगा? एसी। आप कहोगे एसी होगा। उसी प्रकार एक और विकर्ण खींच देता हूं, मालूम है डी से बी, तो इसके लिए भी हमारे पास लंबाई होगा एल और उसका जो आधार होगा बी होगा। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जो विकर्ण होंगे आयत में, यदि मैं कहूं डायगोनल 1 और डायगोनल 2 हमेशा आपस में क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बराबर होते हैं, समान माप का होता है ये दोनों विकर्ण। किसमें? आयत में। उसी प्रकार आपके पास वर्ग में भी समान माप का दिखाई देगा। ये दोनों ऐसे चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होंगे हमारे पास आयत और दूसरा होता है मेरे प्यारे दोस्तों वर्ग। इन दोनों चतुर्भुजों में आपको विकर्ण हमेशा बराबर दिखाई देगा। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि एल वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये भी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर वर्ग की विकर्ण बराबर और लंबवत होते हैं।
जैसा कि मैं अब भी बताया हूं कि विकर्ण किस किस के बराबर हो सकते हैं, तो एक तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब क्या वो लंबवत होते हैं? तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई यहाँ पर आप देख पाओगे कि आयत की बात करूं तो आयत में 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता। कौन नहीं बनाता भाई? मतलब मैं कहूंगा डायगोनल वन, है ना, एक यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, लंबवत नहीं होंगे। लेकिन यदि मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग के सभी भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि ये माप का है तो ये भी ए माप का, ये भी ए माप का और ये भी ए माप का। ठीक है, ये मेरे पास एक एबीसी, एक क्या है, वर्ग दिखाई दे रहा है एबीसीडी। ठीक है, एक क्या है ना, एबीसीडी क्या है, मेरे पास एक वर्ग है। ध्यान समझना, एबीसीडी क्या है, एक वर्ग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर प्रत्येक भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए जब भी हम इस पर क्या डालेंगे, विकर्ण डालना चाहेंगे। विकर्ण हो गए मेरे पास एसी और एक विकर्ण हो गए मेरे पास क्या, मैंने कहा बीडी। तो क्या होता है, भुजा बराबर होने के कारण ये प्रत्येक विकर्ण एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। और यदि एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा तो भाई बराबर बराबर कोणों में बांटेगा। जैसे ये 45 डिग्री का कोण, क्योंकि भाई प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होता है, तो ये 45, तो आप कहोगे ये भी 45 होगा। भाई ये 90 डिग्री का है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो ये भी आपके पास कितने डिग्री कोण बनेगा, 45। अब ध्यान समझना, यदि मैं इसके लंब की बात करूं, विकर्ण लंब बनाएगा कि नहीं, तो आप कहोगे ये विकर्ण होगा भाई इस प्रकार से, और क्या यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो आप कहोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मैं दो कोणों की बात करूं तो दो कोण 45 45 मिलकर कितना बन गया, 90, है ना। ये वाला कोण को मैंने मान लिया थीटा, और कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यदि 90 का पक्षांतर कर दिया जाए तो 180 में 90 घटेगा तो बचेगा कितना, 90 डिग्री का। अतः हमको पता है कि वर्ग के केस में जो डायगोनल होंगे, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, ये हमेशा आपस में क्या होंगे, लंबवत होते हैं। इस आधार पर हम क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं। तो हमने देखे कि एम वाला कथन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, रेखाखंडों द्वारा घिरे एक बंद समतल को चतुर्भुज कहते हैं, है ना। बंद समतल को रेखाखंड द्वारा, है ना, रेखाखंड मतलब रेखा और रेखाखंड में अंतर बताया था। रेखा उस लाइन को बोला जाता है जो अनंत तक, है ना, दोनों दिशा में आगे बढ़ सके, उसको रेखा कहते हैं। लेकिन उन्हीं रेखा का यदि हम एक निश्चित बिंदु बना दे, एक निश्चित, है ना, सीमा बना दे, लिमिट बना दे, तो वही क्या बन जाता है, रेखाखंड। अब यहाँ पर बोला गया रेखाखंडों, मतलब बहुत सारे रेखाओं से, मान लो घिरे हुए पार्टों से एक बंद समतल यदि क्या होता है, हमेशा चतुर्भुज कहते हैं बोला गया है। तो भाई जरूरी नहीं है कि भाई मैंने एक रेखा ले लिया, एक रेखाखंड, ये दूसरा रेखाखंड, और मैंने ले लिया तीसरा रेखाखंड। अब मैंने कहा ये भी एक बंद आकृति है, तो क्या ये आपको चतुर्भुज लग रहा है? तो आप कहोगे ये चतुर्भुज तो नहीं हो सकता, ये चतुर्भुज नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये क्या है हमारे लिए, त्रिभुज। तो यहाँ पर सार्वभौमिक हम नियम को देखेंगे कि हर बार रेखाखंडों द्वारा घिरी आकृति को हम चतुर्भुज तो नहीं कह सकते, कुछ कंडीशन में त्रिभुज बन सकता है, पंचभुज, है ना, षटभुज, सप्तभुज, बहुत सारे हम भुजाओं वाला बना सकते हैं। तो हम कहेंगे एन वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो हमने देखे कि ऊपर के हमारे तीनों कथन कैसे हैं, एकदम करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, के एल एम, जहां पर भी आपको, है ना, ऑप्शन में दिखाई देगा वही करेक्ट होगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आइए समझ में, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल फिर। ठीक है, अगला सवाल यदि हम देखेंगे तो ध्यान समझने यहाँ पर, ठीक है। सही कथन को आपको चुनने के लिए बोला गया है, ध्यान समझना, सही कथन को चुनने के लिए बोला गया है। एक उत्तल बहुभुज में सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है, ये बोला गया है पहला कथन। मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि भाई उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होता है। एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास दो बहुभुज हो सकते हैं, बहुभुज को मैंने दो पार्टों में बांट दिया था। बहुभुज एक होता है हमारे पास उत्तल और एक होता है हमारे पास अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है भाई, उत्तल बहुभुज मान ले ऐसे बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना, मतलब 180 डिग्री से कम वाले क्या होंगे, कम वाले बहुभुज को हम क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज बोलते हैं। उसी प्रकार मान लो किसी बहुभुज के कोण जो हैं 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, एक कोण हो सकते हैं, दो या तीन, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब हम कहेंगे 180 डिग्री से अधिक वाले कोण को हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे यदि हम चित्र द्वारा इसको समझने की कोशिश करें तो आप देख पाओगे उत्तल बहुभुज मतलब इस प्रकार से,
ये हमारे पास क्या है, उत्तल बहुभुज। यहाँ पर कहीं पर भी कोण बने, आप देखकर बता सकते हो कि भाई ये 180 डिग्री से कम होगा, क्योंकि सरल रेखा टोटल 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह पंचभुज, ये हमारे लिए क्या है, उत्तल बहुभुज है। अवतल बहुभुज मतलब इस प्रकार की आकृति बना लूं, मान लो मैं इस प्रकार से, तब आप कहोगे ये तो आपके पास 90 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। लेकिन यहाँ पर दो भुजा ऐसे है जो 180 से ज्यादा है, जैसे हमारे पास ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो हम इस प्रकार के बहुभुज को किस श्रेणी में रखते हैं, अवतल बहुभुज की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक उत्तल बहुभुज में सभी आंतरिक कोण 180 से कम होगा। जहां पर भी आपको 180 से कम दिखाई दे वो हमेशा किस प्रकार के बहुभुज की श्रेणी में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तल। और यहाँ पर उसी के बारे में बोला गया है, मतलब के वाला कथन क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर एक छेदक रेखा व्रत को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। छेदक रेखा मतलब क्या होता है, कोई ऐसा रेखा मैं खींचना चाहूं जो व्रत को आर पार क्या कर दे, काट दे, है ना, वहां से गुजर जाए, ऐसे रेखा को हम क्या बोलेंगे, छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल बना लिया, वो केंद्र वाला मेरे पास एक क्या है, सर्कल है। ध्यान समझना, एक रेखा मैं गुजारना चाहता हूं जो इस सर्कल को क्या करे, छेदते हुए निकल जाए। जैसे मैंने एक सिंपल निकाल दिया, ये मेरे पास एक क्या है, छेदक रेखा। क्लियर है। अब आप कहोगे यदि ये छेदक रेखा मेरे पास एक्स और वाई है, तो क्या सही में व्रत के दो अलग अलग भागों को ये, है ना, काट रहा है? तो आप कहोगे एक तो ये वाले बिंदु पर काट दिया, इसको पी बिंदु मान लेते हैं, एक काट दिया ये वाले बिंदु जिसको मैंने क्यू बिंदु पर काट दिया। तो मैंने देखा एक छेदक रेखा व्रत को दो अलग अलग भागों पर, पी और क्यू अलग अलग भाग है, इसलिए हम कहेंगे कि एल वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्रत के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या बोला गया है, व्रत के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब। अब मैंने एक सर्कल बना लिया, ध्यान समझना, ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका केंद्र मान लिया मैंने क्या है, O है। क्लियर है। अब मैं कहीं भी एक जीवा अपनी मर्जी से बना सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने एक जीवा खींच लिया, जीवा का नाम मैंने रख दिया A से B, ध्यान समझना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, व्रत के केंद्र से, तो केंद्र तो मेरा O है, से जीवा पर, जीवा क्या है, AB पर क्या लंब बोला गया है। तो मैं एक लाइन खींचूंगा इस प्रकार से, ये होगा लंब, और मैंने मान लिया इसको D बिंदु। क्या बिंदु मान लिया मैंने इसको, ठीक है, इसको मान लिया भाई मैंने D बिंदु मान लिया। अब बोला गया है कि जो लंब होगा, जो OD होगा, ये क्या AB को 2 और 1 के अनुपात में काटता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो OD जो होगा AB को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करेगा। किस अनुपात में, तो हम कहेंगे इसको हमेशा 1 और 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करने का काम करता है, न कि 2 अनुपात 1 में। तो इस हिसाब से M वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर भागों में बांटता है। हमको पता है जितना लंबाई आपके पास A से D का होगा उतना ही लंबाई आपके पास D से B का होगा, मतलब बराबर बराबर भागों में क्या करता है, बांटने का काम करता है। तो यहाँ पर बोला गया है 2 अनुपात 1, मतलब ये तो गलत है। यदि यहाँ पर 1 अनुपात 1 बोल दिया होता तो मैं मान लेता कि एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नियमित बहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं। रेगुलर पॉलीगन की भुजाओं की संख्या जितनी अधिक होगी, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान उतना ही अधिक होते जाएगा। आंतरिक कोण का मान अधिक होते जाएगा बोला गया है ना। नियमित बहुभुज की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, आंतरिक कोणों का मान वैसे वैसे क्या होते जाएगा, है ना, बढ़ते जाएगा बोला गया है, बढ़ते जाएगा। अब ध्यान समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस प्रकार से बढ़ेगा। अब हमको पता है बाह्य कोण में बताया था, क्या बताया था, बाह्य कोण। बाह्य कोण का फार्मूला जो होता है बहुभुज में वो क्या होता है, तो हमको पता है 360 डिग्री बटे क्या होता है, एन। एन यहाँ पर क्या है, भुजाओं की संख्या। अब आप एक भुजा लेकर तो बना नहीं सकते, 2 भुजा लेकर भी कोई आकृति नहीं बनता, कम से कम 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि भाई, मैंने कहा चलो मैंने एन की वैल्यू 1 मान लिया, मैंने 4 मान लिया, एक एन की वैल्यू मैंने 5 मान लिया और एक एन की वैल्यू मैंने 6 मान लिया। ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे यदि इस फार्मूला में मान रखा जाए 360 को मैं सबसे पहले किससे भाग दूं, एन से भाग देना है, और एन का मान 4 तो 4 से भाग देते हैं, तो आप कहोगे कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 4 9 36 90 डिग्री का, है ना। यदि मैं 360 को 5 से भाग देता हूं तो आप कहोगे 5 कम 5 और ये हो जाएगा 72 बार में कट जाएगा भाई। यदि 6 से भाग देता हूं 360 डिग्री बटे कितना 6, तो आप कहोगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री। लेकिन अभी मैं ये बाह्य कोण के बारे में बता रहा हूं, यहाँ पर बोला गया है आंतरिक कोण के बारे में बोला गया है। अब आपको पता है कि आंतरिक और बाह्य कोण क्या होता है, ये भी आपको जान लेना है। जैसे मैंने एक पंचभुज बना लिया, ध्यान समझना, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है सबको भाई,
इस प्रकार से क्या है, पंचभुज है। तो आंतरिक कोण क्या होगा यहाँ पर, तो आप कहोगे कि अंदर का जो कोण है ये मेरे लिए आंतरिक कोण होगा, होगा भाई। और बाह्य कोण होगा तो आप कहोगे बाह्य कोण ये होगा, ये जो बाह्य कोण है ये मेरे लिए किसका काम करेगा, बाह्य कोण। इस प्रकार से क्या होगा, बाह्य कोण। ये सब बाह्य कोण है, इस प्रकार से बाह्य कोण। तो मैंने कहा यदि भाई बाह्य कोण यहां पर आपको देखने को मिलेगा कैसे, तो मैंने कहा देखो बाह्य कोण का मान जैसे जैसे कम होते जाएगा, बाह्य कोण का मान जैसे जैसे कम होते जाएगा, आंतरिक कोण का मान वैसे वैसे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सिंपल सी बात है, मान रहे हो ना। यदि मैं मान लू ये 72 है तो भाई ये ज्यादा होगा, कुछ तो आएगा, x आएगा। यदि इसको 60 कर दो तो भाई आपको पता है पूरा 180 डिग्री का होता है सिंपल लाइन, तो बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि n वाला कथन हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखे कि हमारा k सिंह है, l और n, कहां पर ऐसा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, k, l और n। ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, है ना, पूरा वहीं वहीं पर है ना लिख दिया हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल फिर, है ना। ध्यान समझना, बहुत बेहतरीन सवाल है। जितने भी मैं सवाल कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड सवाल कराऊंगा, आप पूरे छत्तीसगढ़ में घूम लो, ऐसा आपको कंटेंट देने वाला कोई नहीं मिलेगा भाई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पहला सवाल हमारा बेहतरीन कंडीशन में, वो भी 3 कथनों पर आधारित। ध्यान समझना, क्या पूछा गया, सही कथन का चयन करने के लिए बोला गया है। पहला कथन है, तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। माध्यिका क्या होता है ना, मीडियन। मीडियन किसको बोलते हैं भाई, जो भुजाओं को 2 बराबर भागों में क्या कर दे, काट दे, है ना। भुजा को 2 बराबर भागों में काटने वाले को ही क्या बोला जाता है, माध्यिका बोला जाता है। और जो कोणों को 2 बराबर भागों में काटता है उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, कोण समद्विभाजक कहते हैं। लिख लेना किसी कोने पर, है ना। यदि मैं कहूं भुजा को बराबर काटने वाला, है ना, भुजा को बराबर काटने वाला, बराबर काटने वाला क्या होता है आपके पास, माध्यिका। इसी को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, ठीक है, माध्यिका। और कोण को 2 बराबर भागों में काटने वाला, कोण को बराबर भागों में काटने वाला क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए कोण समद्विभाजक। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं भाई, एंगल बाइसेक्टर के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो पहला कथन के अकॉर्डिंग यदि मैं ट्राइंगल बना लूं, इस प्रकार से मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल ABC। अब मैंने कहा कि तीनों माध्यिका, तो सबसे पहले माध्यिका ही बना लेते हैं। ए से BC भुजा पर एक माध्यिका डाल दिया D, ये दोनों पार्ट को इक्वल क्या कर देगा, बांट देगा भाई। BD भुजा को, BD भुजा जितने माप का होगा उतने ही DC भुजा भी होगा। क्लियर है। उसी प्रकार मैंने B से एक और माध्यिका डाल दिया E, ये भी इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, बांट देगा। AE बराबर EC हो जाएगा। उसी प्रकार एक और माध्यिका डाल देता हूं मैं, इस प्रकार से इसका नाम दे देते हैं F, ये भी इक्वल पार्ट में बांट देगा। इस प्रकार से जितना लेंथ आपके पास A से F का होगा उतना ही आपके पास F से B होगा। मतलब मैंने देख लिया कि ये माध्यिका जो हुआ ये भुजाओं को क्या कर रहा है, हर बार बराबर बराबर भागों में काट रहा है। आया समझ में। अब बोल रहा है यहाँ पर कि इसके कटान बिंदु को, जिस बिंदु पर ये तीनों माध्यिका इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, इस बिंदु को क्या बोला जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको बोला जाता है केंद्रक, सेंट्रॉइड। क्या बोला जाता है, केंद्रक। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या बोला जाता है, केंद्रक कहते हैं, बोला गया है। हमने क्या देखे, केंद्रक होता है। तो मैं कहूंगा पहला वाला जो कथन होगा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अंतः केंद्र ऊंचाई को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब अंतः केंद्र किससे बनता है, जैसा भी आपको बताया कि भाई माध्यिका के, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या बनता है, केंद्रक बनता है। उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। अब ये कोण समद्विभाजक इस प्रकार से बनेगा, ध्यान समझना, है ना। कोण समद्विभाजक इस प्रकार से बनेगा। ये ट्रायंगल AB और C है, A से D, B से E और C से F, ठीक है। तो ये कोण को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, ये अल्फा होगा तो ये कोण अल्फा, और ये कोण बीटा होगा तो ये कोण भी क्या होगा, बीटा। क्यों बन रहा है ये भाई, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से बन रहा है। अब इसके जो मिड पॉइंट होता है, जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट होते हैं, इसी को बोला जाता है इन सेंटर या अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं। लेकिन अंतः केंद्र यहाँ पर बोला गया है ऊंचाई को, ऊंचाई शब्द है, ऊंचाई को ऐसा नहीं बांटता भाई। तो इस आधार पर ये क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं, त्रिभुज के कोणों के लंब समद्विभाजकों को परिवृत्त केंद्र कहते हैं, है ना। त्रिभुज के क्या बोला गया है, तो त्रिभुज के कोणों के लंब समद्विभाजकों को परिवृत्त के केंद्र बोलते हैं, बोला गया है। किसके, लंब समद्विभाजकों के, है ना।
ठीक है, लंब समद्विभाजकों के, अब लंब समद्विभाजक क्या होता है भाई, एक ट्रायंगल बना ली इसमें हमने इस प्रकार से, अब कहेंगे ये वाला इस प्रकार से इसका लंब ये हो गया, उसी प्रकार एक और इसका लंब इस प्रकार हो गया, और इसका भी लंब हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से खींच दिया। तो ये जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोला गया है, परिवृत्त के केंद्र, है ना। तो परिवृत्त का केंद्र नहीं बोला जाता, तो इस आधार पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल हमारे पास एक ही कथन सही है, वो भी पहला। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, और सवाल को पढ़ने से पहले, नेक्स्ट सवाल में जाने से पहले विशेष सूचना, है ना, आप लोगों का एग्जाम, है ना, 26 अप्रैल को है, और उस डेट तक, है ना, मैं आपको मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर का कंप्लीट क्लास करा दूंगा। और यदि आपको सेपरेट मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर का क्लास परचेज करना है तो मात्र 449 रुपए के प्राइस पर देखने को मिलेगा। और हमारे पास जो एंड्रॉइड ऐप है इसका नाम है सीजी मैपोलॉजी, यहाँ पर जाकर आप, है ना, कोर्स परचेज कर सकते हो। जितने भी मैं कंटेंट देने वाला हूँ वो पूरे के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा दोस्तों, क्लियर है। और यदि आपको मंडी उपनिरीक्षक का कंप्लीट कोर्स परचेज करना है तो ये मात्र 749 रुपए के प्राइस पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, क्लियर है। तो देखते हैं अगला सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या है, दो समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर, है ना, यहां पर बोला गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है। ये दो कथन दे रखा है, क्या बोला गया, दो समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों रेखाओं के समानांतर और उनके बीचों बीच खींची गई एक रेखा होती है, बोला गया है। यदि मैं कहूं दो समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर, भाई इस प्रकार से मैंने लिख दिया, एक समानांतर रेखा मैंने खींच दिया एक्स वाई, और एक और रेखा खींच दिया इस प्रकार से, मैंने कहा पी और क्यू, इस प्रकार से खींच लिया। ध्यान समझने, ये दोनों पैरेलल है, मैंने मान लिया। फिर बोला गया दो समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित, है ना, भाई दोनों समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर, तो कहीं पर भी एक लिख देते हैं, ये बीचों बीच हमको ये वाला लग रहा है, मैंने यहाँ पर खींच दिया। ध्यान समझना, बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों रेखाओं के समानांतर और उनके बीचों बीच खींची गई एक रेखा होती है। फिर बोला गया है इस बिंदु पथ पर, ऐसा नहीं है बीचों बीच खींची गई एक रेखा होती है, ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि बिंदु पथ जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, दोनों रेखाओं के समानांतर उनके बीचों बीच खींची गई एक रेखा होती है। क्या बोला गया है, दो समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित, है ना, दो समानांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, ये बिंदु है और इसका बिंदु पथ दोनों रेखाओं के समानांतर उनके बीचों, जरूरी नहीं है कि भाई एक बिंदु तो है लेकिन इसका बिंदु पथ हो सकता है ऐसे भी चले जाए, भाई बीचों बीच तो है लेकिन बिंदु पथ कुछ भी हो सकता है ना हमारे पास। जरूरी नहीं है कि इस बिंदु को मैं इसी प्रकार का खींचना चाहूं, जरूरी नहीं कि मैं हर बार इसी प्रकार का ही बिंदु खींचूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम बिंदु को जो है, इसके बिंदु के जो पथ है इसको हम किसी भी रूप में क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। हर बार हमको गणित के उन्हीं नियमों को फॉलो करना पड़ता है जो सार्वभौमिक होता है, जिसमें बहुत सारे रिजल्ट निकल सकते हैं, उनको हम निगेटिविटी में मानते, तो यहाँ पर बिंदु पथ बहुत सारे बन सकते हैं। इस आधार पर हम कहेंगे कि पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर इस बिंदु पथ पर स्थित किसी भी बिंदु की मूल समानांतर रेखाओं से लंबवत दूरी बराबर होती है। अब यहां पर हमको ये बोल दिया गया कि भाई मान लो इस बिंदु पथ से इसके पैरेलल मान लो खींच दिया जाए, इस प्रकार से पैरेलल खींच दिया जाए, बोला गया है। मतलब मैं मान लिया इसको वाई तो नहीं मानूंगा, है ना, क्योंकि एक्स वाई मान चुका हूं, तो मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, ऐसे, है ना। समानांतर रेखाओं से लंबवत दूरियां बराबर होती, इसके अतिरिक्त इस बिंदु पथ से के बाहर स्थित किसी भी बिंदु में यह गुण नहीं होता, है ना भाई, केवल यहीं तक होता है। और यहाँ पर आप देख पाओगे, कहीं पर भी यहाँ पर आप देखोगे तो दूरी जो होगा हमेशा क्या होगा, आपको एक जैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर आपके पास केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट ही क्या है दोस्तों, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। सही कथन को आपको चुनकर बताना है ना। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिया गया है, इन 3 कथनों में से, है ना, कुछ कथन सही होंगे और कुछ कथन सही नहीं भी हो सकते हैं। तो पहला दिया गया, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। यदि मैं जीवा की बात करूं, ये सर्कल का सवाल है, मैंने सर्कल बना लिया, है ना, इस प्रकार से, और एक जीवा बना लेता हूं, इसका केंद्र मान लेते हैं भाई O है, और एक मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जीवा खींच लिया, जीवा मैंने कहा AB, ए है मेरे पास क्या, ए बी, ये क्या है, जीवा है। अब बोला गया है कि समान जीवाएं
केंद्र पर समान कोण बनाती है। यदि मैं कहूं कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, तो मैंने एक और जीवा खींच लिया इस प्रकार से। ये मैंने कहा एक्स और वाई, ध्यान समझना। मैंने कहा समान जीवा का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे ए बी जीवा का मान जितना होगा उतना ही माप का होगा आपके पास एक्स वाई, मतलब समान लंबाई का होगा। जितना लंबाई के आपके पास ए बी जीवा का माप होगा, मान लो 5 सेंटीमीटर का है, तो आप कहोगे 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक्स वाई भी होगा। अब बोला गया केंद्र में समान कोण बनाता है। यदि मान लो मैं केंद्र की ओर इसको खींचना चाहूं ऐसे, तो आप कहोगे कि यहां पर आप देखोगे कि ये हमारे पास क्या होगा भाई, केंद्र से परिधि तक क्या होता है, त्रिज्या। यहां पर केंद्र से परिधि तक क्या होता है, त्रिज्या। मान रहे हो, समझ आ रहा है, क्लियर है। तो मैंने कहा केंद्र से परिधि तक त्रिज्या, और ये हमारे पास है, मान लेते हैं ये हमारे पास पी लेंथ का है। ध्यान समझना मेरी बात, त्रिज्या बराबर है और पी लेंथ का है। उसी प्रकार मैंने मान लो इस जीवा से भी केंद्र में कोण बनाना चाहूं ऐसे, ध्यान समझना। तो आप कहोगे ये पी लेंथ का है, तो ये भी मेरे पास कितने लेंथ का होगा, पी लेंथ का, और ये भी त्रिज्या होगा ना, ये भी त्रिज्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख पा रहे हो। तो यहां पर जब भी कोण बनेगा किसके आधार पर, तो मैंने कहा ट्राइंगल, मैंने कहा एक्स वाई या एक्स ओ वाई सिमिलर हो गए क्या हमारे पास, ट्राइंगल ए ओ बी के, है ना, किसके, ट्राइंगल ए ओ बी के। और किस आधार पर सिमिलर हो गया, तो मैंने कहा एंगल साइड से, है ना, एंगल साइड से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्योंकि यहां पर यदि थीटा डिग्री का कोण बनेगा तो यहां पर भी थीटा, और यहां पर थीटा डिग्री का कोण बनेगा तो यहां पर थीटा डिग्री, और एक साइड हमारा क्या है, यहां पर बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूं एंगल साइड से क्या हो गया, सिमिलर है। और सिमिलर होते ही हर चीज बराबर हो जाएगा। यदि अंदर में बना हुआ कोण मेरे पास मान लो मेरे प्यारे दोस्तों अल्फा है, तो यहां पर बना हुआ कोण भी क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। मतलब मैं समझ गया कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। यदि यहां पर अल्फा तो यहां पर अल्फा, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, बोला गया है। अर्धवृत्त में कहीं पर भी आप कोण बना लो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा क्या समकोण होता है, हम कहेंगे ये होता है अर्धवृत्त। इसका केंद्र क्या होगा, ओ। मैंने कहा ए और बी, अर्धवृत्त मतलब क्या होता है, मूल रूप से व्यास को ही हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त, मतलब जो बीचों बीच हो। अब यहां पर आप कहीं भी कोण बनाओगे इस प्रकार से, कहीं पर भी आपकी मर्जी हो कोण बना लो, क्या यहाँ पर बना हुआ कोण ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, क्या सही में 90 डिग्री का होगा, क्योंकि समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण का होना। अब ध्यान समझना, इसको मैं प्रूव करके बता रहा हूं। कैसे प्रूव करेंगे भाई, मैंने एक सर्कल बना लिया इस प्रकार से, ध्यान समझना, जिसका केंद्र मैंने कहा ओ, और ये उसका अर्धवृत्त है ए और बी। अब मैं सिंपल एक वृत्त खींच लिया इस प्रकार से, एक ट्रायंगल बना लिया इस प्रकार से, चाहे ऊपर बनाओ या नीचे, मतलब एक ही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मान लिया ए बी, तो ये मैंने मान लिया सी बिंदु, और यहां से इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा लिया यहां तक, ध्यान समझना। अब आप कहोगे यदि ओ केंद्र है और ये क्या होगा भाई, तो आप कहोगे त्रिज्या आर होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार ओ से सी ये भी मेरे लिए त्रिज्या होगा, तो आप कहोगे ये भी त्रिज्या होगा। उसी प्रकार ओ से बी भी मेरे लिए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिज्या होगा। क्लियर है। यदि मैं ट्राइंगल की बात करूं, ये वाले ट्राइंगल की बात करूं, तो आपको पता है, यहां पर आप देखकर जान जाओगे। कैसे जानेंगे भाई, तो मैंने कहा कि भाई ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। मैंने कहा कि यदि यहाँ पर मेरे पास थीटा डिग्री का कोण बनेगा, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर भी कितने डिग्री कोण बन जाएगा, थीटा। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, मतलब कोण समद्विभाजक कोण क्या है यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, जिसके दो कोण बराबर होते हैं उसको बोलते हैं हम समबाहु, समद्विबाहु बोलेंगे, है ना। यहाँ पर दोनों भुज आपस में बराबर है, तो ये क्या है हमारे पास, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो मैंने कहा ये थीटा डिग्री कोण बनाएगा, तो ये भी थीटा डिग्री। उसी प्रकार यहाँ पर भी त्रिज्या मान लेते हैं, ये आर त्रिज्या और ये भी आर त्रिज्या है। तो मैंने कहा ये ट्राइंगल सीओबी भी मेरे पास क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो क्या हो गया यहाँ पर, तो मैंने कहा यदि यहाँ अल्फा डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री कोण बन जाएगा, अल्फा डिग्री। अब ध्यान समझना, हमको इतना पता है कि पूरे त्रिभुज का कोण कितने डिग्री का होता है, तो सबको पता है 180 डिग्री का होता है। तो मैंने कहा थीटा एक बार, कितने बार आ गया थीटा, आप कहोगे 2 बार आ गया 2 थीटा, प्लस उसी प्रकार अल्फा एक बार कितने बार आ गया 2 अल्फा, और इसका मान टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री। हमको यहाँ पर बना हुआ कोण, और यहाँ पर कौन सा कोण बना है, तो आप कहोगे थीटा प्लस अल्फा बना है, यही चीज निकालना था। तो मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, यदि यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल लूं, तो अंदर में क्या बच जाएगा, तो आप कहोगे थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मैंने कहा 2 से काट दिया तो
ये कितने बार में कट जाएगा, 90 बार में। तो थीटा प्लस अल्फा का मान कितने के बराबर होता है, तो मैं कहूंगा 90 डिग्री। अतः हमेशा याद रखना अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा कितने डिग्री बराबर होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री मतलब क्या होगा, समकोण। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। एक ही रेखाखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अब हमारे पास एक और, अब भाई यहां पर बोल दिया है एक ही रेखाखंड में बने, है ना, एक ही रेखाखंड में बने। जैसे यहाँ पर बता दिया थीटा, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, मतलब ये भी हमारा कथन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखे कि हमारे तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होने वाला है, आपका राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं यदि मैं रेखाओं के संदर्भ में बात करना चाहूं तो रेखाएं परस्पर समानांतर कब कब हो सकते हैं। तो पहला हमारे पास के वाला कथन ये बोला गया है कि उनकी ढलान बराबर है। मैंने कहा ये पहला रेखा मान लेते हैं एक्स और वाई, और एक दूसरा रेखा मैंने खींच लिया, ये मेरे पास क्या है पी और क्यू है। तो ढलान का मतलब क्या है, स्लॉप। स्लॉप मतलब सभी जगह एक जैसे होगा। जैसे यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा मान लेते हैं 100 मीटर का है, तो आप देख पाओगे लास्ट में भी जो डिस्टेंस होगा वो कितने मीटर का होगा, 100 मीटर का। तो मैं समझ गया कि भाई उनकी ढलान जो होगा, स्लॉप होगा, वो एकदम एक जैसे होनी चाहिए, एकदम करेक्ट है। उनके बिंदु एक्स अक्ष पर बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स अक्ष पर स्थित हो, तो एल वाला एकदम कथन गलत हो जाएगा। उनके बिंदु वाई अक्ष पर स्थित हो, ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तय नहीं किया जा सकता, इसका क्या मतलब, ये तो ऐसे गलत है। तो हमने देखे यहाँ पर केवल के सही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल फिर। चित्र में दर्शाए गए बिंदु ए और बी के बीच की दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से मैक्सिमम सवाल बनने के चांसेस, क्योंकि पिछले एग्जाम में हमने देखे कि यहाँ सवाल बने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या बोला गया है, दूरी पूछा गया है किन किन के बीच, ए और बी के बीच की हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है कि भाई आखिर ए और बी के बीच की दूरी क्या है। अब ये हमारे पास जैसे ए है, तो ये क्या होगा भाई, मैंने कहा x1 और ये होगा y1, ध्यान समझना। उसी प्रकार इसकी बात करूं तो ये होगा मेरे पास x2 और ये हो जाएगा y2। आगे समझ में, इसी बेस पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इस प्रकार से आपको ग्राफ दिखाई दे और आपको दूरी भी निकालना है किसके बीच का, ए और बी के बीच का दूरी, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है वो मैं बता देता हूं। तो आप कहोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस उसी प्रकार y2 माइनस y1 का क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, होल स्क्वायर। आपको पता है कि x1 का मान क्या क्या मिल गया, तो मैंने कहा x1 का मान है मेरे प्यारे दोस्तों -2 और y1 का मान है मेरे पास क्या है, 2 है। उसी प्रकार यहाँ पर हमने कहे x2 का मान कितना है, 3 और y2 का मान है मेरे प्यारे दोस्तों -2। क्लियर है भाई। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर फार्मूला मान बस रखना है। तो मैंने कहा अंडर रूट x2 का मान कितना, तो आप कहोगे x2 का मान है भाई 3, तो भाई 3 माइनस x1 का मान कितना, तो x1 का मान है -2, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं कितना, अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर, है ना। इस प्रकार से फिर प्लस उसके बाद y2 का मान क्या है, तो 2 है, वो भी माइनस का दो, है ना। उसके बाद फिर माइनस तो लगाना ही है, और y1 का मान क्या है, 2, और इसका भी हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट यहाँ पर देखेंगे, माइनस और माइनस का गुणा होता है क्या होता है, प्लस हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो 3 और 2 आपस में जुड़कर कितना हो गया, 5, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस उसी प्रकार माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या होगा, माइनस और माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, 4 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आगे हम देखेंगे कि भाई 5 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 25, और -4 का वर्ग करने पर, क्योंकि माइनस है और पावर कैसा है, सम का, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस का 4 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे 16, और 16 और 25 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6 5 11 की 1 और 2 3 3 और 1 कितना हो जाएगा, 41। यहाँ पर 47 कर दिया क्या, है ना। तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 47 नहीं है, एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक 41 होना चाहिए। तो ऑप्शन जो होगा सी मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। मतलब ए और बी बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा, अंडर रूट 41 के बराबर हो जाएगा। अभी समझ में, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट सवाल देखते हैं। ध्यान समझना, क्या बोला गया, यदि किसी त्रिभुज में परिवृत केंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक और लंब केंद्र एक ही स्थान पर स्थित हो तो त्रिभुज कौन सा होगा, बोला गया है। मतलब मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं और दो तरीके से मैं इसको आपको बताने की कोशिश करता हूं।
ठीक है, एक मिनट। ऐसे एक त्रिभुज बना लिया और एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लेना चाहता हूं, ऐसे। ठीक है, तो मैंने कहा कि जिस त्रिभुज के कौन कौन से भाई हमारे पास इस प्रकार से हमने देख लिए कि जो सेंटर होगा, जो मिड पॉइंट होगा, जिस बिंदु पर टकराएगा, ये टकराने वाला बिंदु क्या क्या बने हमारे लिए। तो यहाँ पर दिया गया है, एक क्या होनी चाहिए, परिवृत केंद्र होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, परिवृत का केंद्र। एक क्या होनी चाहिए, अंतः केंद्र, एंड सेंटर, है ना, अंतः केंद्र। इसको क्या बोला जाता है, परिवृत केंद्र को सर्कम सेंटर बोलते हैं। एक केंद्रक मतलब क्या होनी चाहिए, केंद्रक मतलब सेंट्राइड। और एक होता है लंब केंद्र मतलब परपेंडिकुलर, है ना। लंब केंद्र लिख दिया हूं यहाँ पर, ऑर्थो सेंटर बोल सकते हैं, लंब केंद्र। क्लियर है। तो हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों, जिस त्रिभुज के तीनों, यदि मैं मान लूं, चाहे मैं एक बात करूं एंगल बाइसेक्टर, माध्य का ही कहूं, क्यों ना मैं उसके लिए है ना, इन सभी चीजों का जो केंद्र बिंदु होगा, एक ही बिंदु पर टच करने वाला होगा, वो हमेशा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में होता है। किस में होता है, समबाहु त्रिभुज। क्यों भाई, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यदि मान लो यहीं पर समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में यदि सवाल बनता, समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में सवाल बनता, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखना, चूंकि इनके दो भुज आपस में बराबर है, तो ये जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते इस प्रकार से बनना चालू हो जाता है ना। कौन कौन से होता है मैं बता देता हूं। इस प्रकार से चार खींचोगे तो चार बन जाएगा। तो ये सबसे पहले केंद्रक, ठीक है, उसके बाद अंतः केंद्र, उसके बाद हमारे पास आ जाता है परिकेंद्र, और लास्ट में आ जाता है ऑर्थो मतलब लंब केंद्र। क्या हो जाता है हमारे पास, लंब केंद्र। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर होने के कारण। और समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा याद रखना, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र जो होता है एक सीधे लाइन में होता है, जबकि समबाहु त्रिभुज में एक बिंदु पर होता है। बस इतना याद रखना। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा, समभुज। क्योंकि न्यून कोण, समद्विबाहु और समकोण दिया गया, तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, समबाहु भुज। और समबाहु भुज को ही हम क्या बोलेंगे, समभुज के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से आज का हमारा क्लास है ना। और जितने भी आपको डाउट्स हो कमेंट में जरूर कीजिएगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन और नए तरीके के, है ना, एग्जाम्पल के साथ। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।